बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वॉइड्स वाला तो उससे भी पीछे का था। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, आयनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, NaCl, CHCl, ZnS, CF2, Na2O, ये सब। तो आपको याद होगा वहाँ हमने आपको बताया था कि जब हम लोग आइडेंटिकल पार्टिकल्स की पैकिंग करते हैं तो वहाँ भी सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब आता है, और जब आयनिक क्रिस्टल्स के पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स तो वहाँ भी ये सारे टर्म्स आते हैं, बट फार्मूलाज वहाँ के अलग हैं और यहाँ के अलग हैं। तो ये एक बात जो थी वो आपको याद रखने वाली थी। हाँ, तो अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो पहली बात तो आज का लेक्चर आप तभी देखिए जब आपके पीछे के सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं। अगर आपके पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको पीछे के सारे वीडियो लेक्चर्स की जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगी। उन लिंक्स के थ्रू आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। और अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर छूटा हुआ है तो आप आई बटन दबाइए और वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर पर जा सकते हैं। तो बेटा जो आज का वीडियो लेक्चर है वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर पर ही बेस्ड है। देखिए, जो आयनिक क्रिस्टल्स हम लोगों ने पढ़े थे, हम उन्हीं के फार्मूलाज की बात करेंगे, मींस एम्पेरिकल फार्मूला। चलिए अभी समझाते हैं, सब कुछ अभी आपके समझ में आएगा, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाया जाएगा। आप कॉपी और पेन उठाइए और तैयार हो जाइए क्वेश्चंस लिखने के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ही सीधे लिखाते हैं, लिखिएगा। इन अ सॉलिड हैविंग टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स A एंड B। एक सॉलिड है जिसमें दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, A है और B है, कॉमा लगा के। A इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड B एट फेस सेंटर्स। A इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड B एट फेस सेंटर्स। गिव द फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा आपसे ये कहा गया है दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक A है, A कहां पर है? A कॉर्नर्स पे है। एक कॉर्नर पे होता है 1/8, कॉर्नर्स होते हैं 8, यानी A का पर यूनिट सेल कितना बन जाएगा? एक पार्टिकल। और B प्रेजेंट है फेस सेंटर्स पे, फेस के सेंटर पे हाफ पार्टिकल माना जाता है, फेसेस 6 होते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 3। तो जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला या फार्मूला ऑफ यूनिट सेल बनेगा तो A का एक पार्टिकल, एक लिखा नहीं जाता है, और B के 3 पार्टिकल्स, तो क्या बन जाएगा? AB3। अच्छा, आप इस तरीके से मत करिएगा, कहीं आप ये गलती कर जाएं कि A कॉर्नर्स पे है तो क्या किया, कॉर्नर्स 8 होते हैं तो A के 8 ले लिए, और B कहाँ है? B है फेस के सेंटर्स पे। तो फेस सेंटर्स, फेस से हर फेस पे आपने एक लिया तो 6 फेस हो गए, और आप फार्मूला क्या बना दें? A का 8 और B का 6। थोड़ी और काबिलियत दिखाएं, इसको आप क्या करें? सिंप्लीफाई कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो A का कितना आ जाएगा? 4 और B का हो जाएगा 3। ये गलत है, ये नहीं होता है। फार्मूला ऑफ यूनिट सेल जब निकालते हैं तो जिस लैटिस साइड पे जो पार्टिकल मौजूद है वो वहां पर जितना कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कॉर्नर पे 1/8 ही माना जाता है तो आपको 1/8 लेके ही चलना है। इस तरीके से ही आपको इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। A इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। A is present at corners and face centers, comma, B at body center and edge centers. B at body center and edge centers. Give formula of unit cell. वीडियो पॉज करिए और पहले आप फार्मूला खुद फाइंड करिए, उसके बाद मेरे साथ जुड़िए। मैं कंटिन्यू करता हूं। A को बताया गया है कॉर्नर्स पे, साथ में A को बताया गया है फेस के सेंटर्स पे। एक कॉर्नर पे 1/8 होता है और कॉर्नर्स होते हैं 8, फेस के सेंटर पे हाफ होता है, फेसेस होते हैं 6, तो एक ये हो जाएगा,
3 ये, यानी ए के पार्टिकल्स एक यूनिट सेल में 4 आ गए। और बी के बारे में कहा है कि ये बॉडी सेंटर पे है और एज के सेंटर्स पे है। बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल, एज के सेंटर पे 1/4 होगा, 12 एजेस होती हैं, तो 1 ये हो गया, 3 ये हो गए, यानी 4। फार्मूला क्या बना? फार्मूला जो बना जा करके वो ए के 4 बी के 4 बराबर हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो फार्मूला जो माना जाएगा वो ये ए बी माना जाएगा। 4 और 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिएगा ए एट कॉर्नर्स एंड बी एट फेस सेंटर्स। ए एट कॉर्नर्स एंड बी एट फेस सेंटर्स, फुल स्टॉप के बाद गिव फार्मूला ऑफ यूनिट सेल, गिव फार्मूला ऑफ यूनिट सेल if particles of face centers along one axis are removed. Particles of face center along one axis are removed. देखो ए के बारे में कहा है कि ए कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसका तो 1 आना है भाई। 1/8 इंटू 8 आप करेंगे तो 1 आएगा। बी कहाँ पे है? बी फेस सेंटर्स पे है, फेस के सेंटर पे होता है आधा और फेसेस होते हैं 6, लेकिन पूरे 6 फेसेस पे नहीं प्रेजेंट है। आपसे कहा है कि जो पार्टिकल फेस के सेंटर पे था उसको हटा दिया गया उन फेसेस से जो एक एक्सिस पे पड़ते थे। बताइए फेसेस कितने होते हैं? 6। अगर आप यहां पे खड़े होते हैं, आप एक्स एक्सिस पे जाएं, मतलब इस डायरेक्शन में भी जाएं और इस डायरेक्शन में भी जाएं, तो एक्स एक्सिस पे आप पाएंगे 2 फेस पड़ते हैं। ऐसे आप बाई पे जाइए आगे और पीछे, तो बाई पे 2 फेसेस पड़ते हैं और जेड पे भी 2 फेसेस पड़ते हैं। तो मतलब हर एक्सिस पर एक फेस पड़ता है, सॉरी 2 फेस पड़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फेस सेंटर के पार्टिकल्स को हटा दिया गया अलोंग वन एक्सिस, और एक एक्सिस पे फेस कितने पड़ते हैं? 2। तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो 1/2 इंटू 4 रह जाएगा, यानी 2 होगा। और इस केस में जो फार्मूला बनेगा जा करके वो होगा AB2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, A is present at corners, A is present at corners and B at alternate face centers, and B at alternate face centers. Give formula of unit cell. तो बेटा A कॉर्नर्स पे है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि A के पार्टिकल्स का जो नंबर बनेगा, देखिए A है, एक मिनट वायर इसका गड़बड़ कर रहा है। तो A कॉर्नर्स पे है, तो यानी A का कितना होगा? 1/8 इंटू 8, ये हो गया 1। अगर हम बात करें B की, तो B है एट ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स। ध्यान दीजिएगा, ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स पे है। तो बेटा जी ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स में एक बारी तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि टोटल 6 फेसेस होते हैं, और अगर हम ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स लें तो उसके आधे कर लें। ऐसा यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ फेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसा तब होता कि जब फेस इस तरीके से होते, 3, 4, 5 और 6 अलग अलग हैं। इस पे रखा पार्टिकल, इस पे नहीं, इस पे रखा, इस पे नहीं, इस पे रखा, इस पे नहीं, तो ऑल्टरनेट है ये, राइट। लेकिन यहां पर फेसेस तो कनेक्टेड है ना, तो जैसे अगर आप आधे करोगे तो 3 फेसेस आएंगे, और 3 फेसेस से जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो बेटा क्या करते हैं, यहां पर हम आप इस तरीके से देखें, ऑल्टरनेट फेस सेंटर के लिए एक इस फेस पे पार्टिकल को रखो और एक बारी आप पार्टिकल कहां रखो? सामने वाले फेस पे। आप 2 फेसेस ले लो जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, और उन पे आप पार्टिकल को प्लेस कर दो। जब आप पार्टिकल्स को प्लेस कर दोगे तो जरा ध्यान देना, पार्टिकल यहां पे है
इससे लगा हुआ जो ये फेस है यहां नहीं है, फिर सामने वाले फेस पे है, यहां नहीं है, यहां आ गया फिर से, तो ये ऑल्टरनेट हो गया। ऐसे ही आप देखो पार्टिकल यहां है, ऊपर वाले पे नहीं है, सामने वाले पे है, नीचे वाले पे नहीं है, फिर यहां हो गया। तो ये इस तरीके से ऑल्टरनेट हो जाएगा। हाँ, एक तरीका ये भी होगा जहां आपको पार्टिकल मिलेगा ही नहीं, इसके लिए आप क्या करें, साइड वाली दीवार पे देखें पार्टिकल नहीं है, ऊपर देखें पार्टिकल नहीं है, यहां देखें पार्टिकल नहीं है, यहां देखें पार्टिकल नहीं है। लेकिन जो सच है, जो क्वेश्चन का आंसर सही होता है, जो सही माना जाता है, वो यहीं से माना जाता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स आपसे कहा गया है तो आप केवल 2 फेसेस को कंसीडर करिएगा, ये और इसके सामने वाला, चाहे कोई भी 2 ले लें, बस एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। तो कुल मिला के एट ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स में आधा पार्टिकल एक फेस पे और फेस कितने लिए जाएंगे 2, तो कितना बना ये 1, यानी यहां पर जो फार्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा AB, राइट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा भी कई बार क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें क्या करते हैं, वो एक पार्टिकल दे देंगे, उसने लैटिस बनाया, दूसरा बॉइड्स में दे देंगे, वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। अब मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस करा देता हूं। तो लिखें क्वेश्चन, ए फॉर्म इट्स CCP लैटिस, ए form its CCP lattice and B is present at all tetrahedral voids and B is present at all tetrahedral voids, give formula of unit cell। तो भैया A ने बनाया अपना CCP लैटिस। वैसे तो हमें ये बात पता ही है कि CCP लैटिस जो होता है वो FCC लैटिस होता है, और FCC में पर यूनिट सेल 4 पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन क्या जरूरत, हम क्यों लें 4 पार्टिकल्स? जो भी इसने लैटिस बनाया, जिसने भी लैटिस बनाया, हमने मान लिया कि इसके पार्टिकल्स कितने हैं, X हैं, राइट। जिसने अपना लैटिस बनाया उसके पार्टिकल्स हमने कितने मान लिए, X मान लिए। अब क्या है, जो लैटिस बनाता है उसी की वजह से बॉइड्स बनते हैं। अगर पार्टिकल्स जो पैक किए गए वो X हैं तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स भी X होते हैं, और टेट्राहेड्रल बॉइड्स का नंबर कितना होता है, 2X होता है। ये बात आपको हमने पढ़ाई है किसमें, जहां पर आपको बॉइड्स पढ़ाए थे, यानी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आई बटन दबा करके आप चाहो तो चेक कर सकते हो अगर आप भूल गए हो तो ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने होंगे, 2X होंगे। अब ध्यान देना, B कहां पर है, B है एट ऑल टेट्राहेड्रल बॉइड्स, तो B के कितने हो जाएंगे, 2X। अब बेटा जी जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला होगा A के X और B के कितने, 2X। तो ये हो जाएगा X और X को जब हम कैंसिल करेंगे तो फार्मूला बनेगा AB2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, A is present at corners, A is present at corners एक मिनट, कॉर्नर्स वाला मत करिए क्योंकि वो क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके हैं। आप क्वेश्चन को इस तरीके से कंटिन्यू करें, A form its CCP lattice, A form its CCP lattice, comma, B is present at 50%, B is present at 50% octahedral voids and C is present at 50% tetrahedral voids, give फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। बेटा जी पहले तो आप खुद ही सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हमारे साथ जुड़ें। ए कहां पर मौजूद है, ए ने अपना लैटिस बनाया, कौन सा बनाया पता नहीं, जिसने लैटिस बनाया उसके पार्टिकल्स हमने X मान लिए, चाहे CCP हो चाहे HCP हो, सब में यही है। अगर जिसने लैटिस बनाया है उसके पार्टिकल्स X हैं तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होते हैं X के बराबर, और जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं वो होते हैं डबल, यानी 2X के बराबर।
बी कहाँ प्रेजेंट है? 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, यानी 50% इंटू एक्स का 50% जब निकालोगे, ऑक्टाहेड्रल बॉइड एक्स हैं, एक्स का 50% यानी कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन 2। बी प्रेजेंट है 50% ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड, यानी 50% ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड। टेट्राहेड्रल बॉइड कितने हैं? 2x हैं। अपॉन क्या करेंगे हम? अपॉन कर लेंगे यहाँ पर 100, यानी ये हो जाएगा x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के जो फार्मूला बना जाके वो फार्मूला आया, a का तो x हो गया, b का कितना हो गया? b का x/2 हो गया और c का x हो गया। अच्छा, ये फार्मूला वैलिड है नहीं, फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं कभी भी इंपेरिकल फार्मूला, तो हम फ्रैक्शन यानी ये 2 जो नीचे है 1/2, 2 को हटाने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का 2x हो जाएगा, b का x हो जाएगा और c का 2x हो जाएगा। अब x को जब हम कैंसिल करेंगे तो जो फार्मूला निकल के आएगा वो बनेगा a का 2, b और c का 2, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए यहां से, फार्मूला ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज अभी लिख रहे हैं, फार्मूला ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज M2O3। फार्मूला आपको पहले दे दिया, फार्मूला ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज M2O3। फुल स्टॉप के बाद आप लिखेंगे लैटिस इज फॉर्म्ड बाय ऑक्साइड आयंस, लैटिस इज फॉर्म्ड बाय ऑक्साइड आयंस एंड metal ions are present at octahedral voids, metal ions are present at octahedral voids। फुल स्टॉप के बाद what fraction of octahedral voids, what fraction of octahedral voids is occupied, what fraction of octahedral voids is occupied। भैया फार्मूला आपके सामने है, इस फार्मूले में आपको साफ साफ दिख रहा है जो ऑक्साइड आयन हैं, ऑक्साइड आयन कितने हैं? 3 हैं, और जो मेटल आयन हैं इन 1 फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट की जगह हम इंपेरिकल फार्मूला भी लिख सकते थे। इन 1 फार्मूला यूनिट ऑक्साइड आयन 3 हैं और जो मेटल आयंस हैं उनका नंबर कितना है? 2। ये तो मतलब क्वेश्चन की बात हुई। हम अगर सॉल्यूशन पे आए, सॉल्यूशन पे देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने ऊपर कोई बोझ मत लीजिए, सब कुछ क्वेश्चन पे डाल दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैटिस कौन बनाता है? लैटिस इज फॉर्म्ड बाई ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड आयंस बनाते हैं, ठीक है भाई। और नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस ये कितना है? इफ नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस इज इक्वल टू 3, अगर ऑक्साइड आयंस का नंबर 3 है जैसा कि इस फार्मूले में दिया गया है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कितना होगा? ये भी 3 होगा। भाई ऑक्साइड आयन अगर 3 हैं तो जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स बनेंगे वो भी 3 ही तो बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स 3 बन गए, राइट। ऑक्युपाइड, या इस तरीके से कहिए, नंबर ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयंस का नंबर कितना है? ये 2 है, दैट इज ऑक्युपाइड ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कितने हो गए? 2 हो गए।
बने कितने थे? 3। जब ऑक्साइड आयन 3 थे तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने बने? 3। मेटल आयन का नंबर कितना है? जब ऑक्साइड आयन का नंबर 3 है तो मेटल आयन का 2 ही है, मतलब 3 में से कितने ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भर गए? 2। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड, कितना फ्रैक्शन भरा है? जितना भरा हुआ है अपॉन टोटल कर दोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। तो आज हम कर क्या रहे हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े कि ए यहाँ है, बी वहाँ है, फार्मूला बताओ। चाहे तो हमने लैटिस साइट्स को फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर के टर्म में दे दिया, या फिर लैटिस साइट्स को हमने बॉइड्स के टर्म में दे दिया और आपसे फार्मूलाज पूछ लिए ऑफ यूनिट सेल्स। अब मैं कुछ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर लगवाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, और जो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा जो कि आपको एंड स्क्रीन में दिखेगा भी, वो होगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक वीडियो लेक्चर में बहुत आराम से खत्म होने वाली है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और फिर आखिरी टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वो होगा डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स खत्म होने वाले हैं 2 वीडियो लेक्चर्स में, और एक वीडियो लेक्चर फिर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मतलब कुल मिला के इसके बाद 4 वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं। तो ये चैप्टर 4 वीडियो लेक्चर्स में फिर खत्म हो जाएगा। आई होप आपने पढ़ा भी होगा पीछे के सारे वीडियोज। अगर आप सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिर से आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे वीडियोस के, उन वीडियोस को देखिएगा। आई बटन में भी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर मिलेगा और प्रीवियस प्लेलिस्ट्स भी मिलेंगी। जो चैप्टर्स खत्म हो गए हैं वो आपको मिलेंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं वहाँ से। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे जाके जो चैप्टर सॉल्यूशन है, जो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करके उनको आप देख सकते हैं। एक बात तो ये, और आगे के वीडियोस देखने के लिए आपको बताया ही, आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिलेगा, जो कि केमिस्ट्री सखा के नाम से ही है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पेज को लाइक करिए और वहाँ से आप स्टडी मटेरियल को, सॉलिड स्टेट नाम का फोल्डर या एल्बम आपको मिलेगी और वहाँ पर स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ होगा टॉपिक वाइज, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में लिखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। In a solid, particle is present at all corners. Particle is present at all corners and 2 particles at each body diagonal. 2 particles at each body diagonal. 2 particles at each body diagonal. फुल स्टॉप के बाद हाउ मैनी टोटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ध्यान देना, पार्टिकल जो भी है कहां कहां पे हैं, पहले तो आपको खुद ही करना चाहिए। पार्टिकल एक तो है कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स के अलावा ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं 2 एट ईच बॉडी डायगोनल। बेटा जी कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू एट ईच बॉडी डायगोनल। बेटा जी जो बॉडी के डायगोनल होते हैं वो कितने होते हैं? 4। आपको बताया जा चुका है, वो भी आपको बताया गया था शायद प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही बताया था, जहां पर आपको बॉइड्स पढ़ाए थे। बॉइड्स की लोकेशन आपको बताई थी। बॉइड्स की जो लोकेशन होती है वो बताया था कि बॉडी के डायगोनल पे होती है, और टोटल बॉडी डायगोनल्स होते हैं 4। इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर पे जाइएगा, एक हो गया। ऑपोजिट के ऊपर वाले कॉर्नर से यहां के नीचे वाले कॉर्नर पे दूसरा हो गया। ऐसे इस वाले कॉर्नर से नीचे की तरफ जाओगे, तीसरा।
उसके ऊपर से इधर के नीचे की तरफ आओगे चौथा। तो 4 बॉडी के डायगोनल हो गए, तो टोटल पार्टिकल्स का नंबर 1 + 8 यानी कितना बन जाएगा 9। देखो इसी क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन। पार्टिकल इज प्रेजेंट एट all corners and 2 particles at center of each body diagonal, 2 particles at center of each body diagonal, ध्यान देना, सेंटर ऑफ ईच बॉडी डायगोनल, फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, जो कि यहां पर आपको बताना था। इस वाले क्वेश्चन में चेक करें, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां कहां पे हैं, ध्यान दें। पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स पे, और आपसे कहा है 2 पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ ईच बॉडी डायगोनल। तो ये तो हो गया कॉर्नर वाला एक, ये कितने होंगे 2 × क्या करेंगे, बॉडी के डायगोनल होते हैं 4, जिसको 4 पता है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देगा और आंसर फिर से क्या आ जाएगा 9, जबकि आंसर 9 जो है वो गलत है। यहां पर जो सही आंसर है वो है 3। क्यों भैया, सारे बॉडी डायगोनल्स को आप मिलाओ, ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, उसके ऊपर से यहां नीचे की तरफ आओ, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ बॉडी डायगोनल। चारों बॉडी डायगोनल्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट बॉडी सेंटर होता है या बॉडी डायगोनल का भी मिड पॉइंट होता है। मतलब कुल मिला के ये हुआ बॉडी सेंटर, कहिए आप, बॉडी सेंटर तो एक ही होगा। तो जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं, बॉडी के डायगोनल्स, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर और उस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ऐसे ही ऊपर से इधर नीचे, उसके ऊपर से यहां नीचे। तो जो बॉडी के डायगोनल्स होते हैं वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज बॉडी सेंटर, और बॉडी का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। तो 2 पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ ईच बॉडी डायगोनल, मतलब वो एक ही जगह होगी, तो 2 पार्टिकल लिए जाएंगे और यहां पर आंसर क्या आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अ सॉलिड AB, मतलब एक सॉलिड है जिसमें 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं A और B। अ सॉलिड AB फॉर्म NaCl टाइप स्ट्रक्चर। अ सॉलिड AB फॉर्म NaCl टाइप स्ट्रक्चर। जैसा स्ट्रक्चर NaCl टाइप का होता है वैसा ही है, फॉर्म NaCl टाइप स्ट्रक्चर। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एज लेंथ ऑफ, क्यूबिक होता है तो एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 300 पिकोमीटर। क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये तो एज लेंथ दे दी आपको। कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो आपसे एक डी पूछा है। सेकंड फिर आपसे क्या पूछा है, लिखिएगा इफ रेडियस ऑफ कैटायन मतलब आर पॉजिटिव इज 50 पिकोमीटर, देन what will be the radius of anion, then what will be the radius of anion। ध्यान देना, एक सॉलिड AB है जिसका स्ट्रक्चर NaCl टाइप का है। आप ध्यान दीजिए NaCl का स्ट्रक्चर कैसा था, क्लोराइड आयंस FCC लैटिस बनाते थे, लेकिन क्लोराइड आयंस का जो FCC लैटिस था वो क्लोज्ड नहीं था, वो एक्सपेंडेड था, क्योंकि रेडियस रेशियो यहां पर 0.414 से ज़्यादा होता था। फिर से वही आपको आयनिक क्रिस्टल्स वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे।
यानी पीछे वाला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। उससे पीछे वाला कौन सा है, वो बॉइड्स का है। तो अगर आपको NaCl का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर से आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे। ट्राई करूंगा कि आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूं, वैसे आपको पूरा वीडियो लेक्चर देख ही लेना चाहिए। तो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब वहां पर एनायन क्या बनाता था, FCC लैटिस, लेकिन एक्सपेंडेड था क्योंकि कैटायन का साइज ऑक्टाहेड्रल बॉइड से बड़ा था। FCC होने के बाद भी जो आप आइडेंटिकल टाइप के पार्टिकल्स का FCC पढ़ते हो उससे ये बिल्कुल अलग होता है। उसका FCC अलग है, इसका FCC अलग है। यहाँ फार्मूलाज अलग लगते हैं, वहाँ फार्मूलाज अलग लगते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ करता था, अगर हम एक फेस का स्ट्रक्चर पढ़ें तो हम लोगों ने बताया था कि ये यहाँ पर क्लोराइड आयन यानी एनायन, ये ऐसे करके एनायंस होंगे इस तरीके से, ये टच नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा, और ये होता है यहाँ पर क्या, कैटायन। ऐसे करके हमने आपको बना करके दिखाया था NaCl में। और ये डिस्टेंस क्या बोली जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डिस्टेंस होती है A। ध्यान दें भाई। तो ये वाली चीज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। या हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, ए में क्या क्या आया, ए ये है, ए में 2 बार रेडियस तो कैटायन की आ गई और 2 ही बार रेडियस किसकी आ गई, एनायन की। R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। अच्छा बेटा जी, A इज इक्वल टू 2, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव को ही हम क्या कहते थे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो D कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। यानी पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया, 300/2, यानी ये 150 पिकोमीटर हो गया। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, मान लो डायरेक्टली आपसे दूसरा पार्ट ही पूछा जाता तो आपको एज लेंथ से ही सॉल्व करना पड़ता। अभी तो आप दूसरे पार्ट को डिस्टेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप D = R प्लस R माइनस लगा करके सॉल्व कर सकते हो। अगर ये फर्स्ट पार्ट देते ही नहीं, सेकेंड पार्ट देते तो आपको यहीं से स्टार्ट करना होता। A = 2 R प्लस क्या करते, R नेगेटिव, यहाँ 300 आप रखते, प्लस इज इक्वल टू 2, R पॉजिटिव आपको 50 पिकोमीटर दे दिया और R नेगेटिव आपसे पूछ लिया। तो ये 2 जब यहाँ लाओगे तो ये 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 50 प्लस क्या होगा R नेगेटिव। यहाँ से जब आप R नेगेटिव सॉल्व करोगे तो R नेगेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 50, यानी ये वैल्यू 150 माइनस 50 यानी कितनी बन जाएगी, 100 पिकोमीटर। इस तरीके से आप इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके से। इन क्वेश्चंस का, ऐसे क्वेश्चंस का बहुत बड़ा यूज है जब आप डेंसिटी वाले क्वेश्चंस पढ़ोगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा। डेंसिटी से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। How many Na positive and how many Cl negative are required? How many Na positive and how many Cl negative are required to form 1 unit cell of NaCl? ट्रिकी क्वेश्चन है। हाउ मैनी Na पॉजिटिव एंड हाउ मैनी Cl नेगेटिव आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 यूनिट सेल। बेटा जी Na पॉजिटिव होता है कहाँ कहाँ पे, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। हम लोग बॉडी सेंटर पे पूरा एक पार्टिकल लेते हैं, हम लोग एज के सेंटर पे 1/4 लेते थे। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको NaCl का एक यूनिट सेल बनाना है। मतलब Na पॉजिटिव को कहां रखना है, बॉडी के सेंटर पे, एज सेंटर्स पे, और Cl नेगेटिव को कहां रखना है, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे। तो एक यूनिट सेल बनाएं या आप चाहें पूरा लैटिस बनाएं। कभी भी पार्टिकल को आप काट नहीं सकते,
भाई ये बात सही है कि अगर पूरा लैटिस होता और आपसे कहते कि पूरे लैटिस में पर यूनिट सेल कितने Na पॉजिटिव होते हैं, तो एक बॉडी सेंटर का लेते और 1/4 इंटू 12 यानी 3 यहां लेते, तो आंसर क्या निकल के आता? 4। वो हम आपको करा चुके हैं। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को उल्टा करके कहा जाए कितने Na+ चाहिए होंगे, तो अब Na+ को काट तो सकते नहीं। एक्चुअली जब बनाना पड़े, प्रैक्टिकली जब बनाना पड़े, तो Na+ को हम काट तो सकते नहीं, पूरा का पूरा पार्टिकल ही रखना पड़ेगा। तो यहां पर ये 1/4 नहीं लगा सकते। क्वेश्चन आया हुआ है पूरा 12 लेना पड़ता है, यानी 13 Na पॉजिटिव चाहिए होंगे और Cl नेगेटिव कितने चाहिए होंगे? ये कॉर्नर्स पे होते हैं और साथ में फेस के सेंटर पे होते हैं, तो 8 ये हो गए और फेस के सेंटर 6 यानी 14। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बस उसकी लैंग्वेज में अंतर है। अगर आपसे पूछें how many Na positive and how many Cl negative are present per unit cell, तो आंसर आएगा 4 and 4। Na पॉजिटिव कहां लोगे? बॉडी सेंटर, एच सेंटर। 1 + 3 कितना आया? 4। 1 + 1/4 इंटू 12 यानी वो 3 हो जाएगा। और Cl नेगेटिव कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर पे 1/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 4। क्वेश्चन क्या आएगा अगर ये आए? हाउ मेनी Na पॉजिटिव एंड हाउ मेनी Cl नेगेटिव आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, तो आंसर 4 and 4 आएगा। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लें हाउ मेनी Na पॉजिटिव एंड हाउ मेनी Cl नेगेटिव आर रिक्वायर्ड, तो फिर ये आंसर जो होता है वो 13 and 14 होता है। तो ध्यान रखिएगा भैया, पूरी दुनिया हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है कि हम लोगों को कैसे कंफ्यूज कराएं और हम लोगों से गलती करवाएं। तो बस एक चीज़ होती है कॉमन सेंस, वो मैच कराना पड़ता है सामने वाले के साथ। अब क्या सही है क्या गलत है यहाँ पे ये कहना बेकार की बात है, लेकिन सामने वाले की जो साइकोलॉजी है पूछने की, वो उस टाइम पे हमें मैच करानी पड़ती है। ऐसे नए नए क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। भाई ये तो चलो हमने क्वेश्चन देखा हुआ है, आपको बता दिया। अब कोई नया क्वेश्चन आया तो हमें उस टाइम पे सोचना पड़ता है कि सामने वाले की साइकोलॉजी एक्चुअली क्या रही होगी पूछते समय क्वेश्चन। फिर वो हम अगर अब कुछ और लगा के आएँ तो वो गलत मान लिया जाएगा और वो अपनी साइकोलॉजी का वहाँ पर जस्टिफिकेशन करेगा। तो साइकोलॉजी को मैच कराना पड़ता है थोड़ा सा, और ये कॉमन सेंस है, ये मैच हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत बार, भाई हर साल एग्ज़ाम पेपर जो भी आता है, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे नीट का हो, या नीट से पहले CBSE PMT होता था, जेई मेन इससे सबसे पहले क्या AI PMT वगैरह होता था, जो भी था। भाई जो भी टीचर होता है, टीचर एग्ज़ाम तो नहीं दे रहा है, लेकिन हर साल का पेपर वो खुद उसको सॉल्व करना चाहिए बैठ के। मेरा अपना क्या रहता है कि हर बार मैं क्या करता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम पेपर आया है, एज अ स्टूडेंट बन के, बच्चे से लेके एज अ स्टूडेंट बन के उसको सॉल्व करता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ मुझे कितने मिनट्स लगे, कितना टाइम मुझे लगा सॉल्व करने में। केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स और मैथ्स का नहीं, या फिजिक्स या बायो का नहीं, केवल केमिस्ट्री वाला हम सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं उसको कि हमें कितना टाइम लगा, हमारी साइकोलॉजी क्या थी आंसर की लेने से पहले। जब मैं कुछ कोचिंग्स में पढ़ाया करता था, नाम लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं है। तो जैसे आकाश कोचिंग में जब हम थे तो वहाँ पे वो ये करते थे, जिस सेंटर पे हम थे वहाँ पे पेपर आया, फटाफट फोटोकॉपी निकाले, उसके 7-8 जितने केमिस्ट्री के टीचर्स थे सबको पकड़ा दिया, सब लोग सॉल्व करते थे, और फिर हम लोग आंसर की उसकी बनाते थे और जल्दी से जल्दी अपनी जो वेबसाइट होती थी उस पर आंसर की को अपलोड करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये सब होता था। तो टीचर को भी स्टूडेंट बनना पड़ता है, अगर टीचर स्टूडेंट नहीं बनेगा तब वो कभी पढ़ा नहीं पाएगा सही से। तो टीचर को स्टूडेंट की साइकोलॉजी के साथ मैचिंग करनी पड़ती है कि वो कैसे किस तरीके से क्या करे कि बच्चे के समझ में आ जाए। तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं और उसी हिसाब से हम चीज़ों को यहाँ पर रखते हैं। हमें सब कुछ आता होता है, उसके बाद भी हम ऐसे यहाँ पर बनते हैं कि कुछ नहीं आता, इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा, सो दैट आप उस तरीके से सोच सकें। तो भैया बहुत मेहनत होती है हम लोगों की भी। तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। बस एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन है, लिखिएगा, अ सॉलिड फॉर्म CsCl टाइप स्ट्रक्चर, अ सॉलिड AB, दो टाइप के पार्टिकल्स ले लो, अ सॉलिड AB फॉर्म सीजियम क्लोराइड CsCl टाइप स्ट्रक्चर। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, डिस्टेंस बिटवीन
क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज 200 पिकोमीटर। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज 200 पिकोमीटर, 200 पिकोमीटर है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कैलकुलेट एज लेंथ, एक तो आपको ए निकालनी है। सेकेंड, इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज 90 पिकोमीटर देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ एनायन। तो ये आर पॉजिटिव दे दी, आर नेगेटिव आपसे पूछी है। तो सेकेंड पार्ट तो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है, पहले हम सेकेंड पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। भाई आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस दी है, वो हमेशा क्या होगी, आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। ये कितनी दे दी आपको, 200। आर पॉजिटिव आपको 90 बोला गया है, आर नेगेटिव आपको निकालना है, तो आर नेगेटिव कितना हो जाएगा, 200 माइनस 90, यानी ये हो जाएगा 110 पिकोमीटर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछी है एज लेंथ। अब याद करो CsCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों मिलकर के BCC बनाते हैं। सीजियम आयंस प्रेजेंट होते हैं बॉडी के सेंटर पे और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, और जो टचिंग होती है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ही आपको पढ़ाया है इस तरीके से। ये हमने क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, ध्यान दें ये वाला कॉर्नर नीचे, ये सामने वाली दीवार का नीचे वाला, और ये वाली दीवार जो है ये, तो बीच में कौन होगा, ये जो बनेगा इसको हम कहते हैं बॉडी का डायगोनल। ये होता है CS, ये CS पॉजिटिव, और यहां पर क्या होते हैं ये Cl नेगेटिव। तो ये जो A√3 होती है, कराया हुआ है आपको, फिर से एक बार करा दिया। ये बॉडी का डायगोनल जो होता है, बॉडी के डायगोनल में क्या क्या है, बॉडी के डायगोनल में 2 बार रेडियस है CS पॉजिटिव की और 2 बार रेडियस है Cl नेगेटिव की। 2 रेडियस ऑफ CS पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। ध्यान देना बॉडी का डायगोनल होता है A√3, 2 CS पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रेडियस के सम को हम क्या कहेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो A√3 इज इक्वल टू 2 इंटू 200, यानी A कितना हो जाएगा 400, नीचे क्या आएगा √3। इस तरीके से आप इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगी एज लेंथ। बेटा जी सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स में अपने सजेशंस दें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलें। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको इसी तरीके से और अच्छे तरीके से और मेहनत करके पढ़ाता रहूँ। सो प्लीज़ आप भी थोड़ा फेवर कीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, इस तरीके से वीडियो देख के देखते रहिए, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।